सो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल पर पढ़ा दिया गया है, आप वो विजिट कर सकते हैं। देखिए, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमें स्टार्ट करना है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी है? साइकोडायनेमिक थ्योरी दी है। अब साइकोडायनेमिक थ्योरी थोड़ा चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि सिगमंड फ्रॉइड क्या है, बहुत ही मतलब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि जिसके बारे में हम अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है, सो दे ही बेसिकली टॉक्स अबाउट द अनकॉन्शियस ड्राइव्स, कि हमारी काफ़ी अनकॉन्शियस ड्राइव्स होती हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए। तो इसी को कहा गया साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो उन्होंने काफ़ी सारी केस स्टडीज़ वगैरह भी यूज़ की ये थ्योरी बनाने के लिए, और इनकी कुछ मेजर पब्लिकेशंस भी हैं सिगमंड फ्रॉइड की, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ईगो एंड इट। तो ये इनके कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि सभी जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं वो दो कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए। लेट मी यूज द पेंसिल। तो देखिए, वो ये कहते हैं कि कोई भी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो 2 टाइप में है। एक तो है लाइफ इंस्टिंक्ट्स जिनको हम इरोज कह रहे हैं, और एक है डेथ इंस्टिंक्ट्स जिसको हम थैनोटोस कहते हैं। अब लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या हैं? इरोज हैं। अब ये क्या होते हैं? ये वो चीज़ें हैं जैसे कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए, प्लेजर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, और इंसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड स्पीशीज, तभी कंटिन्यूटी रह पाएगी। बेसिक नीड्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ पेन। कोई भी नहीं चाहता कि उसको कोई पेन वगैरह हो। तो जीने की जो चाह है, उससे जो इंस्टिंक्ट्स मिलते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है, दैट इज कॉल्ड लिबिडो। ठीक है, लिबिडो वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, सीटेट के अंदर तो बहुत आता है। सो दैट इज़ कॉल्ड लिबिडो। तो जब आप जीने वाली चीज़ों से आपको एनर्जी मिले कि हाँ मुझे ये सब करना है लाइफ के अंदर, सो दैट इज़ कॉल्ड लिबिडो। अगर आप डेथ इंस्टिंक्ट्स की बात करें तो थैनेटोस, इन्होंने ये कहा है कि देखो अल्टीमेटली तो डेथ होनी है। तो ये इनकी बुक भी है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, कि प्लेजर ही सब कुछ नहीं होता, अल्टीमेट जो गोल है वो डेथ है। और जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखे, जैसे वॉर देखी, तो उन्होंने कहा कि लाइफ में कुछ नहीं है, अल्टीमेटली तो मरना ही है, और कुछ नहीं आप कर सकते। तो इन्होंने भी इसको जो यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी, जब आप ये सोच लेंगे कि अल्टीमेटली तो मरना ही है, तो इससे आपके अंदर अग्रेशन और वायलेंस आ सकता है। सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है वो डेथ इंस्टिंक्ट मीन्स, अगर किसी का ये बिहेवियर है कि मैं खुद को ही ख़त्म कर देता हूँ, कि अल्टीमेटली तो मरना ही है तो क्या ही है, तो दैट इज़ डेथ इंस्टिंक्ट, थैनेटोस। और अगर किसी को पता है कि नहीं मुझे तो जीना है, उससे वो एनर्जी जो मिलती है दैट इज़ कॉल्ड लिबिडो। अब उन्होंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि जो इंसान का माइंड है ना वो इस तरीके से है। इस तरीके से मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कॉन्शियस है। ये मान लीजिए हमारा एक ह्यूमन माइंड है, ये बोला गया है फ्रूट्स व्यू ऑफ ह्यूमन माइंड। ये इंसान का दिमाग है। थोड़ा सा इसको वो करते हैं। अच्छा, बस इतना ही हो पाएगा। देखो, ह्यूमन का जो माइंड है उसके बारे में हम कुछ ही चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हैं, और जिसके बारे में कॉन्शियस हैं वो बस इतना सा हिस्सा है, बाकी सब आइसबर्ग है। सब चीज़ें जिनके बारे में हम अनकॉन्शियस हैं या सब कॉन्शियस हैं, जैसे कि मेमोरीज, कुछ किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो हमें याद आता है हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। स्टोर्ड नॉलेज, आपने जो 5th क्लास में पढ़ा, 6th क्लास में पढ़ा, स्टोर्ड नॉलेज है। कोई डर किसी चीज़ को लेकर, कोई मोटिव्स हो गए, कोई अनअसेप्टेबल डिज़ायर्स हो गई, इरेशनल विशेज़ हैं, है ना, जो दबी हुई चीज़ें हैं। तो जो दबी हुई चीज़ें हैं, जैसे किसी का सेल्फिश बिहेवियर हो गया, तो ये जो दबी हुई चीज़ें हैं ये अनकॉन्शियस है, और जिसके बारे में हम कॉन्शियस हैं वो सिर्फ हमारा 10% ही माइंड है। तो वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड्स मीन्स जिसके बारे में हम अवेयर हैं। ठीक है, तो उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरह है, और सिर्फ 1/10 ही है जिसके बारे में हम अवेयर हैं, जो हम सोच पाते हैं या जो हम बोल पाते हैं। और प्री कॉन्शियस माइंड कौन सा है? प्री कॉन्शियस माइंड मीन्स जो हमारा माइंड कभी ना कभी कॉन्शियस था, जैसे कि हमने जब कोई चीज़ याद की थी। जैसे मान लीजिए अब ये चैप्टर आपने अब पढ़ा, अब जो भी चैप्टर मैंने जैसे अभी पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया है, तो मुझे वो याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ाया है। तो वो प्री कॉन्शियस माइंड है, यानी कि मुझे याद है। जो अभी तो एग्जैक्टली तो मतलब
मतलब अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने वो कभी ना कभी पढ़ा है, सुना है। तो ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है और जब ज़रूरत होगी तो वो याद आ जाएगा। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड का मतलब 9/10 ऑफ द माइंड, जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते, जो हमारी बिहेवियर और हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, यानी कि हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारी क्या फीलिंग्स हैं, क्या मेमोरीज हैं, जो ईजिली एसेसिबल नहीं हो पाती। सो दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड, राइट। तो अब देखिए फ्लूइड ये कहते हैं जैसे कि अनकॉन्शियस के अंदर और क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि कोई पेन, एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, और इसी से हमारा बिहेवियर और हमारे एक्सपीरियंस क्रिएट होते हैं। जैसे कि कोई हमारी रिप्रेस्ड विशेज़ हैं, जैसे बचपन में मान लीजिए मैं स्काई डाइविंग करना चाहती हूँ, तो वो मेरी रिप्रेस्ड विशेज़ हैं। फॉरबिडन एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हम भूल गए हैं। तो फ्लूइड ये कहते हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये तो बरीड ही हैं, ये तो देखो दबी हुई हैं। और वो कहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो बस इस 10% के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। बाकी 90% तो उसके रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो कि उसके बिहेवियर को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे कि ड्रीम्स, आपके क्या सपने हैं, आप एकदम से कुछ भी बोल देते हो कभी कभी, है ना। मैं भी देखो पढ़ाते हुए कभी कभी कुछ ना कुछ बहुत सतर्कता से हालांकि बोलती हूँ कि कुछ भी गलत ना निकले, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स गलत निकल जाते हैं। सोमनियम बेलिज्म यानी कि स्लीप वॉकिंग, न्यूरोसिस, साइकोसिस यानी कि अब नॉर्मल कभी कभी बिहेव कर देना। जैसे क्लास में कोई बच्चा है और वो एकदम से क्या हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत शोर हो रहा है और वो एकदम से चीखा, ठीक है, कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, है ना, एकदम से मान लो टीचर पे ही चीख गया कि अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सो दैट इज़ अब नॉर्मल बिहेवियर। अब इसके बारे में उस बच्चे को भी नहीं पता होगा, वो भी बाद में आके बोलेगा मैम मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग स्लीप, ये बहुत होता है। सोते वक्त हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना का आता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ठीक है। हमें ऐसे लगता है बस प्रॉब्लम चली रही है, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं सॉल्व करने की। तो ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस हैं, जिसके बारे में जो हमारे बिहेवियर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो जो विजिबल पार्ट है वाटर का, ये जो विजिबल पार्ट है इसको हमने कहा है कॉन्शियस माइंड। जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो ये दबा हुआ पार्ट है, इसको अनकॉन्शियस माइंड। और प्री कॉन्शियस इन दोनों के बीच में, दिस इज प्री कॉन्शियस, ठीक है। बुक ले आइए आप भी प्लीज। सो ये हो गया। नाउ दे आर सेइंग दैट द डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, की जो पर्सनालिटी है उसका अलग ही आप बोलोगे डायनामिक पर्सनालिटी है। कैसे? जैसे कि फ्रूड ये कहते हैं कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, है ना। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि वीडियो वैसे हमने बोला था कि मंडे टू थर्सडे आएगी, लेकिन देखो आज मैं फ्राइडे को पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ट्यूसडे को नहीं आई, थर्सडे को नहीं आई, बिकॉज अकाउंट्स के बच्चों का पेपर है। तो थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे हम 1-2 दिन, और फिर आपको रेगुलर जैसे ही 24 से आपको रेगुलर वीडियो मिलने लग जाएगी, हिस्ट्री की भी और साइकोलॉजी और मैनेजमेंट की भी। चलिए, इड क्या है? इड है आदमी के अंदर शैतान, और ये बर्थ से ही प्रेज़ेंट होता है। उसके इंस्टिंक्ट्स, उसके डिज़ायर्स, और ये अनकॉन्शियस है, ठीक है? अनकॉन्शियस यहाँ पे क्या है, बस मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मुझे मेरी वांट्स, मुझे डिज़ायर्स, और जो लॉजिकल बायोलॉजिकल ड्राइव्स है जैसे कि हंगर, भूख लगी, है ना? सेक्स, अग्रेशन, इर्रेशनल इम्पल्सेस, यानी कि जो ड्राइव्स हैं इनको हम कहते हैं लिबिडो। यानी कि ये अब अमोरल है। ये नहीं बोल रहे हम कि ये बात अच्छी है, अच्छी नहीं है तो बुरी। लेकिन ये ऑटो हमें ये बोल सकते हैं दैट दिस इज अनकंसर्न विद सोसाइटल रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेज। सोसाइटी से नहीं मतलब है कि सोसाइटी, मान लो बच्चे को भूख लगी है, वो आया और एकदम से चिल्लाया। अब उसको ये नहीं पता कि हाँ आंटी बैठी है साथ में या कोई और बैठा है, नहीं, उसको तो भूख लगी है तो वो अमोरल बिहेव करेगा। सो दैट इज कॉल्ड इड, यानी कि आदमी के अंदर शैतान। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होंगे? एकदम बच्चा बिहेव करेगा। इन बॉर्न प्रिंसेसेस, जैसे मान लो किसी को एकदम गुस्सा आता है तो उस आंखें ब्लिंक करने लग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब आ जाइए इसकी प्राइमरी प्रोसेस पर। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी प्रोसेस देखो, इट बहुत ज़रूरी भी है। जैसे ही मान लीजिए इन्फेंट, पहले ये पढ़ाती हूँ फिर ऊपर वाला पढ़ाती हूँ। अगर हम इन्फेंट की नीड्स को पूरा करेंगे, है ना, और अगर मान लो हमें कोई इन्फेंट है, कोई छोटा बच्चा है, हम उसको देख नहीं रहे क्या कर रहा है वो, या वो कुछ मांगना चाह रहा है और हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? डिसरप्टिव बिहेवियर हो जाएगा। अब इसकी प्राइमरी प्रोसेस क्या है? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग अ मेंटल इमेज ऑफ अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट एज अ वे ऑफ फुलफिलिंग अ नीड। जैसे कि अब बच्चे को भूख लगी तो उसने सपना देख लिया, मैं अब ये खाना चाहता हूँ, मतलब मेरे सामने सब्जी आ जाए, पिज्ज़ा आ जाए, बर्गर आ जाए, या हेल्दी खाता है तो ओट्स आ जाए। हाउ एवर दिस प्रोसेस, अब यहाँ पे ये प्राइमरी प्रोसेस, अब उसने सोच लिया कि मुझे ये खाना खाना है।
अब सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, तो जो सेकेंडरी प्रोसेस होगी वो अब शुरू हो जाएगी व्हेन द ईगो टेक्स ओवर। अब ईगो आने से पहले अब यहाँ पे उसको ये हो जाएगा कि वो अब भागेगा किचन की तरफ। सो प्राइमरी प्रोसेस एंड सेकेंडरी प्रोसेस। अब आ जाइए ईगो। ईगो क्या है? अ मैन इन मैन, इंसान के अंदर एक इंसान। देखो इड क्या है? इंस्टिंक्ट्स, चाहिए तो चाहिए। ईगो इज रियलिटी। जैसे मम्मी, आप गए, आपने देखा हाँ मम्मी अभी बना रही है खाना, तो आप रुक गए, सो दैट इज द ईगो, यानी कि मैन इन मैन। हालांकि ईगो का मतलब तो वैसे हम कुछ और ही लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट यहाँ पे इसका मतलब यही है। सुपर ईगो का मतलब तो हम गए, हमने बल्कि और मम्मी की मदद करा दी और बोला कि ना कोई बात नहीं मम्मी, आप मुझे दे देना, 1 घंटे बाद दे देना, 2 घंटे बाद दे देना। दैट इज सुपर ईगो कि चलो अभी गेस्ट्स आए हुए हैं, राइट। सो मैन इन अ मैन, ईगो आई के बीच में, और ये कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल, तीनों लेवल पर काम करता है। यहाँ पे रैशनल है, लॉजिकल है, मीडिएटर है ये एक तरीके से। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर है। आपने देखा और आपने बोला कि अच्छा ठीक है बन रही है तो मैं वेट कर लेता हूँ, तो रियलिस्टिक है। सोशली अप्रोप्रिएट वेज, आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। अब आ जाओ सुपर ईगो। सुपर ईगो इज एंजल। देख रहे हो आप, इसके पंख लग गए हैं, तो एंजल मीन्स यहाँ पे आप क्या होगा, आप जाओगे और खुद ही हेल्प कराने लग जाओगे और बोलोगे कि पहले चलो सबको सर्व कर देते हैं। सो दैट इज सुपर ईगो, यानी कि एंजल इन अ मैन। तो सुपर ईगो कहाँ इमर्ज होगा? 5 की एज में। छोटे बच्चे से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वो पहले दूसरों को खाने देगा, नहीं। यहाँ पे जैसे जो पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सोसाइटी हो गए, मोरालिटी प्रिंसिपल है, मोरल डिसीजंस हैं, ठीक है। ईगो आइडियल का मतलब गुड चीज़ें, प्राइड, और कॉन्साइंस का मतलब जब आप ये पता हो कि हाँ ये चीज़ सोसाइटी बुरे तरीके से देखेगा, इससे गिल्ट आपको क्रिएट होगा। सो ये थोड़ा सा पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सुपर ईगो स्ट्राइव्स टू मेक द ईगो एक्ट अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रेदर देन रियलिस्टिक। तो सुपर ईगो कहता है आप आइडियल बनो, महान बनो, जबकि ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है रियलिस्टिक, ठीक है खाना बन रहा है आप मुझे दे दो, ये नहीं कि मेहमानों को पहले दो। तो दैट इज ईगो। और सुपर ईगो पहले सबको खिलाओ। सो ये आप देखोगे तो ये इड है, ईगो है। इड में आप अनकॉन्शियस हो, आप प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करते हो। ईगो में आप रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करते हो। और सुपर ईगो होती तो है, लेकिन यहाँ पे हम उसके अनअवेयर होते हैं। अब आ जाइए, सुपर ईगो ही सोशल आर्म है, और ईगो को साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कहा गया है। अब आ जाइए इंटरेक्शन पर, इंटरेक्शन ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। देखो ईगो क्या है? ईगो मीडिएट करता है ना, ये ईगो जो है वो मीडिएट कर रहा है सुपर ईगो के बीच में और इड के बीच में। नाउ अगर हमें, जैसे मान लीजिए जो बैलेंसिंग एक्ट है, दिस बैलेंसिंग एक्ट लीड टू एंग्जाइटी स्पेशली व्हेन द ईगो स्ट्रगल्स टू मैनेज दीज इंटरनल प्रेशर। अब बच्चे जैसे किचन के सामने खड़ा तो हो गया कि मदर बना रही है, लेकिन उसको अंदर बहुत ही भूख लग रही है, तो यहाँ पे वो एंग्जाइटी को प्रिवेंट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म या तो रिप्रेशन, रिप्रेशन मीन्स भाई ठीक है चुप हो जाना, किसी को दबा देना, तो वो अपनी जो भूख है उसको थोड़ी देर के लिए दबा देगा। तो फ्रूड ये कहते हैं दैट यूज द टर्म ईगो स्ट्रेंथ। ईगो स्ट्रेंथ का मतलब कि ये बहुत हिम्मत चाहिए कि आप जो है, एक पर्सन जो जिसके पास अच्छा ईगो है, तो वो इस प्रेशर को मेंटेन कर पाए, जो उसे भूख लग रही है, इंटरनल जो प्रेशर है वो उसे मेंटेन कर पाए। सो एक ईगो स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है। तो फ्रूड ने ये यूज़ किया है कि इड तो क्या है, होर्स है, और राइडर कौन है, ईगो है। कि आप जो हॉर्स है जिसके ऊपर आप बैठे हो, तो दिमाग जो है वो तो आपको ये कह रहा है मुझे दो, अभी खाना दो तुरंत, तो वो तो इड हो गया, यानी कि हॉर्स, हॉर्स तो भागेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, राइडर का। सो राइडर इज ईगो। चलिए अब फ्रूड ने 3 टाइप की एंग्जाइटी बोली है, न्यूरोटिक, रियलिटी एंड मोरल। न्यूरोटिक का मतलब क्या होता है? द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर इट्स अर्जेस विच कुड लीड टू पनिशमेंट फॉर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे एंग्जाइटी क्रिएट होगी आपके अंदर, तो एंग्जाइटी क्रिएट करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करेंगे। अब 3 तरीके की उन्होंने एंग्जाइटी कही, एक न्यूरोटिक, एक रियलिटी और एक मोरल। मोरल एंग्जाइटी क्या होती है कि अगर मान लो मैंने एकदम से ऐसे सबके सामने बिहेव किया, तो हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है। रियलिटी क्या होती है कि नहीं मैं तो सही बिहेव कर रहा हूँ ना, भूख लग रही है तो आप दो मुझे। तो यहाँ पे आप चीज़ों से डरते नहीं हो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप ये सोचते हो अरे अगर मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं मम्मी मुझे चांटा तो नहीं लगा देगी। सो दैट इज कॉल्ड न्यूरोटिक एंग्जाइटी। तो न्यूरोटिक एंग्जाइटी मीन्स जब आप डरते हो कि आपको पनिशमेंट मिल सकती है। रियलिटी का मतलब कि मैं तो सही बिहेव कर रहा हूँ। और मोरल का मतलब कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो ये तो बहुत गलत बात है, मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी, तो गिल्ट। सो ये उन्होंने बताए हैं।
चलिए, अब देखिए की नोट्स क्या है। ईगो बैलेंस का काम करेगा इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। अगर किसी का ओवर एक्टिव इड है, यानी कि बहुत एकदम तुरंत चीज़ चाहिए, तो वो इम्पल्सिव बनेगा, उसका बिहेवियर डिसरप्टिव होगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सुपर ईगो है, तो वो फिर क्या होगा, उसको एक्सेसिव गिल्ट आने लगेगा कि भाई मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मुझे सोसाइटी के सामने ऐसे नहीं करना चाहिए, मोरल रिजिडिटी आ जाएगी। तो एक अच्छी ईगो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रेशर्स को भी मेंटेन कर पाओ और आपकी एक वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी बन पाए। अगर इम्बैलेंस हो गया इन तीनों चीज़ों के बीच में, कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा हो गई, गुड ईगो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आईडी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सुपर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों के बीच में अच्छा बैलेंस है, और अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है, बैलेंस नहीं है तो एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर बनेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इड है तो आप क्रिमिनल बन सकते हो, और सुपर ईगो है तो आप हाइपर मोरालिस्टिक इंडिविजुअल बन सकते हो। ठीक है, ये इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि डासिस, डाशिश, डास, उपरिश, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो ये इसका यही मतलब है। चलिए, अब आ जाती हैं हमारे पास फ्रूड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके अंदर डायरेक्ट आप एक टेबल है, ये वाली टेबल, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ठीक है, कैसे याद करोगे? OAPLG, ऐसे आप याद कर लेना। पहले ओरल, देन एनल, देन फैलिक, देन लेटेंसी एंड देन जेनिटल। अब देखिए, ओरल 0 से 1 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, एनल 1 से 3 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, फैलिक 3 से 6 ईयर्स तक होते हैं, लेटेंसी 6 to 12 होते हैं, और जेनिटल 12 प्लस होते हैं। अब यहाँ पे जो लिबिडो है, यानी कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट से जो एनर्जी मिलती है, उसका मेन एम क्या है? छोटा बच्चा, कोई भी आप चीज़ दो उसको, जैसे मान लो मैंने उसको रबड़ भी दी, तो रबड़ को भी खाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे उसको माउथ इंपॉर्टेंट है। 1 to 3 ईयर्स में बच्चा बताना शुरू करता है कि मुझे फ्रेश होना है, तो एनस ज़्यादा काम करते हैं। फैलिक 3 to 6 ईयर्स के अंदर बच्चे का काम क्या करता है? जेनिटल्स। जेनिटल्स क्या होते हैं? जैसे कि कुछ बच्चे बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कुछ गर्ल्स। जैसे जो बॉयज़ हैं वो मदर को ज़्यादा पसंद करेंगे, जो गर्ल्स हैं वो फादर की ज़्यादा सुनती हैं। 6 to 12 ईयर्स लेटेंसी एज, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है एक दूसरे की तरफ जो है, वो ज़्यादा सोशली इंगेज्ड होते हैं, लेकिन सेम सेक्स के अकॉर्डिंग। और जेनिटल्स 12 प्लस, यहाँ पे उनका फुल सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाता है। अब देखिए, पहले 0 to 1 ईयर्स के अंदर बच्चा जो होता है वो ब्रेस्ट फीड करता है। अगर आपने उसको वीनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है इस स्टेज के अंदर, कि अगर हमने बच्चे को बहुत मतलब लीनियंटली ले लिया, अगर देखो बहुत ही ज़्यादा हमने, देखो इसको थोड़ा सा मैं पहले आपको यहाँ पे पढ़ाई देती हूँ। ये देखो, ये ओरल स्टेज है, जैसे बच्चा छोटा सा ही है ना। अब यहाँ पे मेजर चैलेंज क्या है कि बच्चा फीड पे डिपेंड करता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना, उसको दूध नहीं मिला, फीडिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? अगर हमें, इफ पर्सन फिक्सेटेड इन द ओरल स्टेज, अगर हमने यहाँ पे बच्चे को अच्छे से बिहेव करना सिखाया या हमने बच्चे की नीड्स को पूरा किया, तो यहाँ पे उनका बिहेवियर जो होगा वो अच्छा सा डेवलप हो जाएगा, एक अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, हमने एक्सेसिव उसको कुछ भी प्रोवाइड किया, तो उससे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेसिव हैबिट, नेल बाइटिंग, जैसे बच्चे को आपने फीड नहीं कराया तो वो क्या करेगा? अपने नेल्स को खाने लगेगा, या फिर आपने कुछ भी दिया तो सब कुछ खाने लगेगा, और बड़े होकर स्मोक एंड ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं इस तरीके के बच्चे। तो ये क्या होती है? ओरल स्टेज। अब आ जाओ एनल स्टेज। एनल स्टेज के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर आपने बच्चों को सब कुछ अच्छे से ट्रेन कर दिया तो वो ऑर्डरलीनेस आएगी उसके अंदर, और अगर नहीं क्रिएट किया तो फिर उसके अंदर मेसीनेस क्रिएट होगी। जेनिटल्स, एक होता है ऑइडिपस, एक होता है इलेक्ट्रा। ऑइडिपस क्या होता है? ऑइडिपस मीन्स बॉयज फील सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर मदर। जैसे जो बच्चे होते हैं, बॉयज होते हैं, वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं, और पेरेंट्स से, फादर से उनकी राइवलरी हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रा के अंदर जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर के पास ज़्यादा रहना पसंद करती हैं और जेलसी फील करती हैं अपनी मदर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो होंगी वो ऑइडस, ऑइडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इस एज के बच्चों में ये टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप पूरी होती हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन, तो यहाँ पे फिक्सेशन क्या है? जैसे कि ओवर एम्फेसिस हो सकता है जेनिटल रोल से। तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक देखो यहाँ पे एक टेबल और बनी हुई है, टेबल से थोड़ा ज़्यादा। ओरल, जब बच्चा छोटा है तो आपने उसको फीड नहीं किया अच्छे से, तो वो ट्रस्टिंग डिपेंडेंसी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा फीड कर दिया तो एग्रेसिव और डोमिनेटिंग हो जाएगा।
एनल में टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर आपने बहुत स्ट्रिक्टली उसको समझाया, ठीक है, तो हो सकता है वो ऑब्सेसिवनेस तो हो जाए उसके अंदर, लेकिन वो ज़िद्दी भी हो सकता है। और अगर बहुत देरी कर दी तो फिर वो अनटाइडीनेस उसके अंदर आ सकती है। फिर 6 to 12 ईयर्स के अंदर जो लेटेंसी एज है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर अपनी सखी सहेलियों, है ना, गर्ल्स जो होंगी वो गर्ल्स के साथ ही बैठेंगी, बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ के साथ ही बैठेंगे, है ना। तो इस तरीके की जो हरकतें होती हैं वो देखी जाती हैं, तो यहाँ पे बच्चे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। और 12 प्लस यानी कि बच्चे जो हैं अब तो वो 10th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, उनको पता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी फुल सेक्सुअल मैच्योरिटी एज में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे उनका कोई फिक्सेशन नहीं है, यहाँ पे उनका कोई फिक्सेशन नहीं है, यहाँ पे तो वो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल होता है कि आप हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप्स आप बना लेते हो। सो ये थी फ्रूड की थ्योरी, तो आज इतना ही कराती हूँ, और अब एरिक्सन की भी मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है, ताकि जो फ्राइडे सैटरडे संडे है तो 20-20 मिनट्स या जितना भी होगा, और फिर उसके बाद वी विल डू इट विथ लाइव। थैंक यू।